तो क्या अभी आपको परेशानी आ रही है? थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द शो। और आज हमारा पहला शो है GLA अलुमिनाई आई डिड इट, और शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा पहले। वैसे तो मैं आपको बताता कि हम सिर्फ आगे जाने का है, लेकिन फिलहाल आप अगर थोड़ा पीछे कौन सा चल सकता है? तो थोड़ा आपकी जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर ये बताइए, आपका बचपन कैसा गुजरा? ओके, तो बचपन के बारे में क्या जानना चाहते हैं? स्पेसिफिकली अगर कोई चीज़ है तो उसको मैं पॉइंट आउट करूँ। नहीं, जैसे कुछ स्कूल की कुछ यादें हैं, उसके बाद आप फिर कैसे GLA में पहुंचे? मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ आपको। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी और उस कहानी में मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। उस कहानी में बड़ी एक विचित्र बात थी, वो ये थी कि आज भी अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक्स को सिर्फ एक क्लासरूम टीचिंग की तरह समझा जाता है। और विश्वास मानिए, मैंने जब वो कहानी सुनी तो मुझे यकीन हुआ कि वाकई किसी भी एक स्टूडेंट के लिए 180 डिग्री की बात करें, 360 डिग्री की बात करें, जी तो जैसे माँ सरस्वती के 4 हाथ हैं। जी आप देखेंगे, एक में वीणा है, एक में फूल है, एक में माला है, एक में किताब है। आप सोचिए, माँ सरस्वती इस बात को कहती है कि 25% क्लासरूम टीचिंग, 25% आपके पास वीणा म्यूजिक, 25% फ्लावर नेचर, चारों चीज का जो समावेश है वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। तो जैसे आपने मेरे से बात की कि बचपन कैसा बीता, तो आप विश्वास मानिएगा, मैंने बहुत अलादित होकर, बहुत उन्मादित होकर मैंने बचपन को जिया। मैंने हर वो स्पोर्ट्स खेला, हर वो डिबेट कंपटीशन में सहभागिता की, हर 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 कल्चरल में मैं गया, क्लासरूम में भी गया मैं। लेकिन मैंने हमेशा बहुत बड़े मंच को जीना चाहा। मतलब मेरी जो सोच थी वो ये सिर्फ ये नहीं थी कि मैं 98% मार्क्स ले आऊं जी और मैं सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स का एक छात्र बनकर रह जाऊं। मेरी जो सोच थी वो बड़ी अलग थी कि मैं हॉर्स राइडिंग में भी बहुत अच्छा निकलूं, जी स्विमिंग के लिए लोग मुझे जानते हो, टेबल टेनिस जब खेलूं तो लोग तालियां बजा रहे हो। ऑब्वियसली मैथ्स और फिजिक्स में तो आ रहा ही था। जी तो बचपन बहुत बहुत मजा आया। बहुत मजा। जैसे आज मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आप मोटिवेशन में मतलब आपका कोई जवाब नहीं है, बिजनेस कोच हैं आप। अ, बच्चों को जब सेशन देते हैं तो हर बच्चा आपकी तरफ देखता है, वो कहीं ना कहीं सोचता है कि मुझे भी नीरज अग्रवाल की तरह ही बनना है। तो सर किसको देखते हैं? क्या बात। एक्चुअली मैं यकीन मानिएगा कि खुद को देखने के अलावा, खुद को तराशने के अलावा, खुद को बढ़ाने के अलावा समय नहीं। मुझे किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ एक लाइन याद रह जाए कि अगर आपसे कोई हाथ मिलाता है और आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, और आप ईमानदारी से कह पा रहे हैं कि कल से बेहतर, शानदार। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन वो जी कि कल से बेहतर, इससे बड़ा शब्द नहीं हो सकता चीन। आप सोचिए कि मैं जब भी देखता हूं तो आईने में उस बिल्ली और शेर की तरह देखता हूं कि मुझे अपने आप को इस तरह दिखना है दुनिया के लिए कि दुनिया मेरी तरफ देखे। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही तो कि लोग उनकी तरफ क्यों देखते हैं? लोग हर उस आदमी की तरफ देखते हैं जो बहुत ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देता है। जी आप मान के चलिएगा दोस्त कि जीवन का मेरा फलसफा जो है वो ये है कि इतने बड़े मंच पर अदाकारी करनी है, इतने बड़े मंच पर खेलना है कि दुनिया आपके लिए खड़े होकर ताली बजाए। और जब वो रौनक आती है, वो उल्लास आता है आपके मन में, तो आपको किसी बाहर की एक चीज और मैं बोलता हूँ दोस्त हमेशा कि अगर आपके पास इंटरनल मोटिवेशन है, आपको दुनिया में किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ढेरों मोटिवेटर्स आएंगे, लेकिन जो अंदर जो चिंगारी है ना, जो मतलब अगर हम बच्चों की बात करें जो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो मतलब कुछ ना कुछ जो चीज सीखते होंगे आपसे, आपको क्या लगता है वो आपसे वो क्या चीज लेके जाते होंगे जब वो आपके सेशन से जाते होंगे? क्लासिक मेरा एक कोटेशन है, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर आई डू हैव मेनी कोट्स। तो मैं एक बात कहता हूँ, पैशन विल ऑलवेज रिमेन इन फैशन। अब ये कोट देखिए, एक सिंगल कोट मेरी लाइफ को बदल देता है। पैशन विल ऑलवेज रिमेन इन फैशन। कपड़े आते रहेंगे जाते रहेंगे, कलर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, डिजाइन आती रहेंगी जाती रहेंगी। जो व्यक्ति पैशनेट था, अभी कल परसों इत्तेफाक की बात है, मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो वो जो फिलिप है जिन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हिस्ट्री में, उन्होंने कहा कि मेरे पिछले 4 साल में, इंक्लूडिंग माय बर्थडेज, इंक्लूडिंग हॉलीडेज, एक भी दिन नहीं रहा जिस दिन मैं पानी के अंदर नहीं था। ये पैशन है।
और बच्चे से मैं बोलता हूँ, जब बच्चे से मिलता हूँ, तो ये मेरा थोड़ा जी। सा पैशन लेकर। सर 2020 का जो साल था वो बहुत मुश्किल था सबके लिए। अब हम 2024 में हैं, अभी एंटर किए हैं 2024 में। 2023 का साल आपके लिए कैसा रहा? आपने 2-3 चीज़ें पूछी। 2020 का साल मुश्किल था। देखिए, एक तो ये है कि अगर एक लीडर की हैसियत से अगर मैं 1-2 साल के लिए भी तैयार नहीं हूँ, या एक बच्चा 1-2 साल के लिए तैयार नहीं है, या एक इंडिविजुअल 1-2 साल के लिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड ओनली, मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी अपलिफ्टमेंट हो सकती है, जी। डाउनफॉल हो सकता है। हमने 2012 के आईटी के डाउनफॉल देखे, 2017-18 के डाउनफॉल देखे, जी। उससे पहले के डाउनफॉल देखे, 8 के डाउनफॉल देखे। इसमें आज जरा मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता हूँ। जैसे आज मैं मार्केट में जाता हूँ, जी। मैं सीएचआरओ से मिल रहा हूँ, वीपी से मिल रहा हूँ, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर से मिल रहा हूँ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से मिल रहा हूँ, तो सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि जो कोडर्स है उनकी जरूरत मार्केट में कम होने वाली है, बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन की क्वालिटी एनालिसिस का काम और जो प्लेन कोडिंग का काम है जी। वो एआई कर लेगा। जनरेटिव एआई, कॉग्निटिव एआई जी। ये कर लेगा। जब मेरे कानों तक ये बात आ रही है, तो मेरा काम क्या है कि मैं अपने लीडर्स को बुलाऊं, अपने डीन्स और डायरेक्टर्स को बुलाऊं और उनसे ये बात करूं कि हम 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जो बदलाव आने वाले हैं उनको आज से कैसे तैयार हो और उनके लिए बच्चों को कैसे तैयार करें। जी। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर किया मैंने कि 2020 टफ था। तो एक्सेप्ट कोविड, अगर हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन में चेंज होना था, उतनी टेक्नोलॉजी जेएलए के पास हमेशा थी जी। और हमेशा रहेगी। आपने कहा 2023 कैसा गया? माशाअल्लाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत खुशनुमा रहा। कारण ये है कि मेरा जीवन का एक गोल है और वो गोल ये है कि बहुत सारे लोग बीइंग अ सीईओ, बीइंग अ प्रमोटर ऑफ जेएलए हमेशा सोचते हैं कि मैं प्लेसमेंट जो कराता हूँ वो इसलिए कराता हूँ कि एडमिशंस आए। जी। मैं यहाँ पर कैबिनेट में 1 लाख 1 करोड़ लोगों तक बात पहुंचेगी, आपको सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ, नहीं। मैं विश्वास बनेगा, मैं इसलिए प्लेसमेंट नहीं कराता कि मेरे पास नए एडमिशन आएंगे, बल्कि इसलिए कराता हूँ कि मैं अपना दायित्व मानता हूँ। क्या? मैं इसलिए कराता हूँ कि वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसलिए कराता हूँ कि एक बच्चे, मैंने बहुत बार सुना दोस्त, मैंने क्या सुना फ्रेंड्स की, बच्चा अच्छा नहीं है, बच्चा एलिजिबल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बच्चा फीस देते समय अच्छा था, बच्चा फीस जी। देते समय एलिजिबल था, तो बच्चा आज जब प्लेसमेंट का नंबर आया है तो एलिजिबल भी है और वो अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। तो मतलब जो बच्चा स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उस पे भी काम करके हम उसको कहीं न कहीं बहुत आगे ये लेके। तो मेरी दिलचस्प बात है कि ये आप ये सोचिए कि अच्छा बुरा ये किसने तय किया? अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो मैं आपसे नाराज हो जाता। अच्छा, हाउ हाउ मतलब मतलब जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो कौन कहता है कि पढ़ाई में दिस इज बुलशिट। मैं हमेशा कहता हूँ, हाउ कैन वन सेग्रीगेट 56.2 वाला बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है? ये गलत चीज है, ये गलत तरीका है। आपको बता दूं कि अगर अच्छा नहीं है तो आपके सामने जो शख्स बैठा है वो भी अच्छा नहीं है। उसने कभी भी बहुत बड़े नंबरों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। जी। मैं सिंपल बता दूं आपको, उसको थोड़े से और साथ की जरूरत है, जी। उसको थोड़े से और प्यार की जरूरत है। जी। अनफॉर्चुनेटली आज का एजुकेशन सिस्टम वो नहीं करता है उनके लिए। और मैं ये कहता हूँ, मैंने क्लासिक तरीके से चेंज किया, बच्चा इज नॉट होल नंबर। जी। फ्रेंड्स, बच्चे का नाम है, बच्चा अपने आप में पूरी दुनिया है। जी। आप बच्चे को थोड़ा सा नजदीक जाकर उससे बात करो, बच्चा सुनता है, बच्चा समझता है जी। और बच्चे को मालूम है कि उसको क्या करना है। तो मैं इस बात को बिल्कुल दरकिनार करता हूँ कि कोई बच्चा अच्छा है और कोई बच्चा खराब है, सब बच्चे एक से हैं, बस थोड़ा सा किसी को ज्यादा सपोर्ट। जी। मैं थोड़ा-सा मतलब हालाँकि आप जीएलए के बारे में आपने चर्चा शुरू करी, मैं वापस आप पे ही आ रहा हूँ फिर से। मैंने 2020 में सर आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखी और मैं आपसे लास्ट ईयर मिला। देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। आपकी पर्सनैलिटी में एक ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने यकीन मानिएगा जब मैंने आपकी फर्स्ट टाइम वो फ़ोटोग्राफ देखी मैं पहचान नहीं पाया। तो समबडी टोल्ड मी कि ये नीरज सर की ही फ़ोटो है। तो वो जो चेंज है वो क्या पॉइंट था जहाँ पे लगा आपको कि नहीं यार ये आई नीड टू चेंज दिस? क्या बात है, एक तो देखिए मैं बड़ा ही ये पॉजिटिव थिंकिंग का व्यक्ति हूँ, मेरा माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव है। और मैं एक बात बोलता हूँ कि वो लगन के पाँव, बहुत अच्छा शेर है ये, वो लगन के पाँव तो पहुंचे वहां ईश्वर के पास। ये गलत, हाँ इसमें एक शेर आ गया याद कि ये गलत कहा है किसी ने कि उसका पता नहीं है। शेर देखिए और आनंद लीजिए, क्या माशाल्लाह शेर है कि ये गलत कहा है किसी ने क्या बात कि उसका पता नहीं है, उसे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं। क्या बात है। तो पॉइंट ये है कि जब 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 ये आनंद हो जाता है आपको लगता है कि आप और अच्छा दिख सकते हो। जी। मैंने ये नहीं कहा मैं पहले खराब दिखता था, जी। मैंने क्या
और अच्छा दिख रहे हो, सही बात। आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, इसमें जो एक बहुत बड़ी चीज है वो है कमिटमेंट। मेहनत। सुबह रात को जो 100% लोग सोते हैं वो सुबह 6 बजे उठने के लिए सोते हैं, लेकिन 99.5% लोग उस वादे को भूल जाते हैं। इसी पर प्रिंस जी मैं एक बात कहता हूं कि आप अपनी नजरों में बहुत हौले हौले धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हो जी। जब आप अपने आप से किए हुए छोटे से कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते हो। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपको डेट लग चुका होता है। और यहाँ पर मेरी जो भी 1-8% सक्सेस है उसमें बहुत बड़ी चीज है मेरा कमिटमेंट, जो मैंने खुद से किया वो मैं पूरा करने की कोशिश करता। आप सोचिए, आप दूसरे से क्या कमिटमेंट पूरा करोगे जब आप खुद से नहीं। नहीं कर सकते। और मैंने ये कहा कि वो एक शेर जो मैं कह रहा था अभी आपसे कि वो खैर फिर याद आएगा तो मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा शेर था वो। उसी पर था कि आप अपने आप से कमिटमेंट कितना करते हो और वहां तक पहुंचने का रास्ता है ये उसके घर को। बहुत अच्छा शेर है। तो उसको अगर ढूंढना चाहो, मैंने जब देखा कि जो पर्सनैलिटी में चेंज आता है उससे आप बहुत हैप्पी रहते हैं, आप बड़े फुर्तीले रहते हैं। जी। एट 46 अगर आप अच्छा दिख सकते हो, आप फुर्तीले दिख सकते हो, आप खुश रह सकते हो। जी। और मैंने तो जब मोटा था उससे जब मैंने अपने आप को सही किया तो एक चीज समझ में आई, मोटापा एक बीमारी है, उससे आपको बाहर आना चाहिए। जी। तो मैं उस बीमारी से बाहर। तो मुझे भी आना चाहिए प्लीज। मैं सर जीएलए की बात करता हूँ वापस से। आप एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, चांसलर साहब एजुकेशन में है, तो कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि नहीं प्रिंस, मैं जीएलए में नहीं, मैं कुछ अपना अलग से करूं, किसी कंपनी में जाऊं या कुछ एक एजुकेशन को छोड़ के किसी और वेंचर में आऊं? कभी ये थॉट आया आपके पास? तो मैं सबसे पहले आपने आदरणीय चांसलर साहब का नाम लिया तो मैं पहले तो उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका बहुत बड़ा कारण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता है, इसलिए कि वो विजनरी है। और विजनरी में क्यों बोल रहा हूँ, कोई भी कह सकता है विजनरी है, पिता है तो उनके लिए कह सकता है, लेकिन विश्वास मानिएगा कि जिस बैकग्राउंड से परम शिवदेव चांसलर साहब आए हैं, उस बैकग्राउंड के होते हुए इस बात को सोचना कि शिक्षा कितनी जरूरी है, ये बड़ी काबिल तारीफ है। मैं उनको मन से सैल्यूट करना चाहता हूँ। 90 का दशक रहा होगा और 95 में हम लोग यूनिवर्सिटी ले आए। 95 में वी केम अप विद द आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशन। जी। यूपी में 95 में एजुकेशन आई, उससे पहले बच्चों को महाराष्ट्र और साउथ जाना जी। मेजोरिटी ऑफ केस। जी। मथुरा में एक इंस्टीट्यूशन लाना जी। बहुत बड़ी बात थी प्रिंस। तो मैं उस शख्सियत को इस बात के लिए सलाम करता हूं कि आज पूरा यूपी और आसपास की ढेरों स्टेट्स जी। शुक्रगुजार होंगी कि जीएलए जैसा एक सशक्त संस्थान है। जी। अब मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि मैं कहीं और जाता, आप यकीन मानिएगा बाकी जगह पर शायद मैं पैसा तो कमा लेता, जी। लेकिन जो मेरी पर्सनल फिलॉसफी है, मेरा पर्सनल जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जी। जिससे मैं बना हूं, जी। मुझे जब मैं समाज के काम आता हूं, मैं जब बच्चों को रोजगार तक पहुंचा पाता हूं, मैं उनके घर में खुशियां पहुंचा पाता हूं, तो जो थोड़ा बहुत पैसा बन रहा है वो तो जो बन रहा है वो तो है ही, लेकिन वो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अगर मैं किसी फैक्ट्री का सीईओ होता या किसी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ होता या जी। किसी प्रोडक्शन यूनिट का सीईओ होता, जी। इससे बहुत बेहतर मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे सही जगह इसी जगह। जी। एक और छोटा सा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ, जब जीएलए शुरू हुआ होगा तब आपकी एज कम रही होगी, तो जब इसकी चर्चा चल रही होगी कि हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन करना है, तो आप व्हाट वाज योर माइंडसेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? आप बहुत यंग रहे होंगे, बहुत सारे यंगस्टर अभी वेंचर्स में जा रहे हैं, उनके बड़े भाई या उनके पिताजी ऑलरेडी वेंचर में है, तो वो क्या माइंडसेट के साथ उस बच्चे को एंटर करना चाहिए, या आपका माइंडसेट उस समय क्या रहा था? देखिए, इसमें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी एज, जो आपने दो चीज पूछी जी। है, तो पहला प्रश्न ये है कि मेरी एज में मैं जब आ गया था तो बहुत कम एज में आ गया था। जी। और मैंने भी आपको एक बात कहा अपने डिस्कशन के दौरान कि मैं बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी हूँ। जैसे मैंने अभी, आप शायद आप बाद में पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, जैसे अभी हमने 2-3 साल पहले ऑनलाइन शुरू किया, जी। तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि बहुत जल्दी मैं 1 लाख बच्चे अपने साथ जीएलए परिवार में जोड़ूंगा। जी। तो उसने पूछा कैसे? मैंने जी। कहा ये मत पूछो, ये मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरा तरीका है। मैं आपको, जब आपने कहा थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, तो मैंने जीएलए में ज्वाइन किया 2003 में। जी। 2003 से पहले आदरणीय चांसलर साहब की एक 3 लेयर मल्टी लेयर फिल्म यूनिट हुआ करती थी। जी। मैं उसमें भी डायरेक्टर रहा। जी।
आपको मैं अपने पैशन की बात बताता हूँ. आई जॉइन व्हाट आई वाज जस्ट 17 एंड हाफ और 18 काइंड ऑफ थिंग. जी तो ये स्टोरी मैंने अपने साथियों को कई बार बताई है कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, जी इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा. क्या तो छोटे मोटे हर्डल्स आप देखते हैं तो आप उसी में फंसे रह जाते हैं. और एक लीडर का, एक विजनरी का जो रोल होता है ना, वो बहुत दूर देख रहा होता है. उसको बीच के ये नुआंसेस नजर नहीं आते, परेशानियां नजर नहीं आती है, नहीं तो वो फंसा रह जाएगा. जी तो जब मैंने ज्वाइन किया फैक्ट्री को, तो उस समय एक शिफ्ट में चलती थी. जी तो मेरे साथ जो मेरे 2 पार्टनर्स थे, पापा के जो पार्टनर्स थे, जी मैंने उनसे पूछा, आई वाज वेरी न्यू टू द थिंग, कि मैंने कहा ये में क्यों चलती है, तो बोले ऑर्डर्स नहीं आते. तो मैंने कहा ऑर्डर्स आते थोड़ी, ऑर्डर तो लाए जाते हैं. लाए जाते हैं तो बोले कि नहीं आ पा रहे हैं. आप सोचिए 1 महीने भी नहीं बीता था. जी आई वाज 18 काइंड ऑफ जी बॉय ओनली. और मैं जोधपुर गया, जयपुर गया, ग्वालियर गया. 18 साल का बच्चा कितना सा होता है, लेकिन लेकिन वो पैशन था, वो जिद थी मेरी, वो जुनून था. और 3 महीने के अंदर फ्रेंड्स, जी मैंने तीनों शिफ्ट पर वो प्लान चलाया. क्या बात है आपने दूसरा सवाल पूछा कि अपना या उनका, जी तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि उस बच्चे को डिसाइड करना है जी कि मेरी रुचि किस में है. हाँ अगर उसका इंटरेस्ट एरिया वही है जो उसके पिताजी ने किया है. जी अब आदरणीय मुकेश अंबानी जी ने भी तो कहे तो पिताजी वाला ही काम बढ़ाया जी है ना. इट्स नथिंग कि अलग करना चाहिए उसको. जी उसको अगर ये पता है कि आज मेरे पापा बेसिक कपड़े का काम कर रहे हैं, जी लेकिन इस कपड़े के काम को मैं नेक्स्ट 10 लेवल अप कर सकता हूँ बाय पुटिंग टेक्नोलॉजी, बाय पुटिंग प्रोसेस इन प्लेस, बाय पुटिंग मेनी थिंग्स, व्हाई नॉट जी टू कोऑपरेट योर डैड. अगर आपको लगता है नहीं ये मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग ही नहीं है, ये मेरा तरीका ही नहीं है, मुझे तो ड्रोन में जाना है, जी तो यू मस्ट गो फॉर ड्रोन. मेरा इसमें जो लब्बो लबाव है आपके क्वेश्चन का आंसर करने का, वो सिर्फ एक है कि किस बिजनेस को चूज करना है. ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किस, इंटरेस्ट की बात है आपका इंटरेस्ट क्या है. और मैं एक बात बता देता हूँ, ये किसी ने कहा नहीं है प्रिंस, ये सच है कि अगर आप काम से प्यार करने लगोगे तो आपको फिर पूरे जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं है. क्या बात है पिछले 25 सालों में एक छुट्टी नहीं ली मैंने, सिंगल हॉलीडे. क्यों? मेरे से एक, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पूछा कि आप काम से थक जाते हो तो क्या करते हो, तो मैंने बड़ा अच्छा सा आंसर दिया, मैंने कहा दूसरा काम. यही आंसर है. आप काम से थकते ही नहीं हो. काम से इसलिए थकते क्योंकि आपने पसंद का काम चुना है. तो बच्चे के लिए मैं जो सलाह देना चाहता हूँ वो ये है, आप अपने अपने पापा का काम चूज करें, अपने ग्रैंडपा का काम चूज करें, या अपना काम चूज करें. काम वो चूज कीजिएगा जिससे आपको प्यार हो. दोनों ऑप्शन है, या तो आप काम से प्यार करने लग जाओ, या जो आपको प्यारा है काम उसको करने लग जाओ. तीसरा कोई ऑप्शन नहीं. जीएलए जीएलए कैसे बना? मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हमने देखे हैं पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, जो आए बंद हो गए. नॉर्थ इंडिया में भी देखा हमने, साउथ इंडिया में भी देखा, बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हुए, बंद हो गए. तो जीएलए कैसे बना? बहुत मेरे मन की नजदीक का प्रश्न आपने पूछा. बहुत सुंदर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तुलसी. मेरा साधुवाद आपको. इसमें ना एक बड़ी जरूरी चीज होती है कि इसको आप देख कैसे रहे. इसको आप परिवार की तरह देख रहे हो, जी इसको आप पैशन की तरह देख रहे हो, या सिर्फ व्यापार की तरह देख रहे हो. दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट है कि पूरी नॉर्थ इंडिया में, वाकई आपने जो कहा, इवन इंक्लूडिंग इंटायर इंडिया, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं तो शायद 5% इंस्टीट्यूशंस रह गए, बाकी सब बंद हो गए. जी और वो इसलिए बंद हो गए कि उन्होंने उसको एज ए बिजनेस देखा. जी उन्होंने इसमें आत्मा को डाला ही नहीं. जी आपको यकीन नहीं होगा प्रिंस जी कि पिछले कितना 2003 से लेकर 23 आज 20 साल से मैं जीएलए में हूँ. अगर मैं स्पेसिफिकली जीएलए की बात करूँ तो परिवार को कितना समय दिया है मुझे याद नहीं है, जी लेकिन मैं आ रहा हूँ उस पे. अधिकांश समय जो गया है, जो जाता है. और मैं फिर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर बड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को, मेरे साथियों को, दोस्तों को, कि ये मेरी जिंदगी का फलसफा है. ये मेरी जिंदगी, मतलब मैं अगर जिंदा हूँ तो मैं जीएलए की वजह से जिंदा हूँ. मैं जिंदा हूँ तो मैं जीएलए को ओढ़ता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, इंजॉय करता हूँ, नाचता, सब कुछ जीएलए है. अगर आपने वो लगन इसमें डाल दी ना, तो क्या बात है, ये 25 साल नहीं, ये 2500 साल इससे. क्या बात. मैं उसी पे आ रहा था जो आपने बात कही. मतलब फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि फैमिली की अगर सपोर्ट रहती है, स्पेशली वाइफ का और बच्चों का, तो मैक्सिमम टाइम आप बाहर रहते हैं,
तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है? मतलब घर से कभी कंप्लेंट आई है कि आप देखिए, आपने क्वेश्चन में ही आंसर डाल दिया कि मैं मैक्सिमम टाइम बाहर रहता हूँ और कुछ नहीं कहते, यही सपोर्ट बहुत है मेरे लिए। मैं ये समझता हूँ कि फैमिली इम्पोर्टेंट है। मैं अगर ये कहूँ कि फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फैमिली को पता होना चाहिए कि उसके हस्बैंड के लिए, उसकी वाइफ के लिए क्या है। जी। आज जीएलए अपने पैरों पर खड़ा है। जी। जीएलए को मुझ जैसे कई हजार लोगों की जरूरत है। जी। और अगर इस समय थोड़ा सा कम समय देकर परिवार को, ऐसा नहीं है कम समय में कोई नुकसान हो रहा है फैमिली का, जी। बच्चों का भी ध्यान हो रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बच्चे सब हॉस्टल्स में हैं, बच्चे अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, जी। सब काम चल रहे हैं। जी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि परिवार ये समझे कि आज परिवार के मुखिया को जी। के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। और मैं इसी बात को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स ऑल्सो, कि मेरी माँ नाराज होती थी और कितने बजे तक आता है तू, माँ तो माँ, जी। जी। उनको तो चिंता हो जाती है जी। कि कभी मैं 10 बजे आ रहा हूँ, कभी मैं 11 बजे आ रहा हूँ। और आपको यकीन नहीं होगा कि जब मेरे साथ मेरे को साथी बैठते हैं तो हमें समय का ध्यान ही नहीं होता है। जी। और इसलिए नहीं होता, मेरा एक और फिलॉसफी है, लोगों के लिए जब दिन खत्म हो जाता है जी। तो काम खत्म होता है, मेरे लिए जब काम खत्म हो जाता है तो दिन खत्म होता है। क्या बात है। तो मेरा जब काम खत्म हो जाता है, चाहे अगर वो 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, इट हार्डली मैटर्स। और जब जाता हूँ, वाइफ होती है तो वो समझ लेती है, जी। लेकिन माँ की डांट मुझे अभी पिछले 5 साल तक तो पड़ती रही कि तुम लेट क्यों आते हो। जी। लेकिन जब माँ को समझाया कि माँ, जितनी जरूरत मुझे आपको मिली है उतनी झील को भी है। जी। एक आपने एक चीज का जिक्र किया जो कि बार बार ये कीवर्ड आ रहा है आपकी डिस्कशन में, दैट इज डिसिप्लिन, मेहनत। जिस तरीके से आपका नेचर है काम करने का, जो आपका स्टाइल है काम करने का, ऑब्वियसली सामने वाला जो बंदा है, जैसे प्रिंस है, उसकी स्पीड हो सकता है वैसी ना हो। तो कई बार आपको ये फील होता है, यार मतलब क्यों नहीं कर रहे हो तुम, ऐसा क्या है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? अंदर से कहीं कहीं घुटन होती है, या आप उनको कुछ ऐसा करके उनको दौड़ा ले ताकि ये भी मेरे साथ भाग सके? क्या फील आता है कि नहीं यार, या मैं ही बहुत तेज चल रहा हूँ? बहुत अच्छी बात, आपने बिल्कुल निजी तौर पर क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे ऐसा लगता है। ये जब मैं करीब 15 साल पहले थोड़ा सा अपरिपक्व था, इमेच्योर था, 30 साल की उम्र रही होगी, तब वो नाराजगी होती थी। जी। एक तो ये मान लीजिए कि मेरे लिए डिसिप्लिन इज द की। जी। मतलब जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है, मेरे लिए उसकी उसकी वैल्यू है, लेकिन एक लिमिट। जी। ये मेरी पर्सनल चीज हो सकती है, अच्छी या गलत, मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता। और मैं एक जगह बोलता भी हूँ, अगर कुछ अतिशोक्ति हो रही है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, कि इंसान और जानवर में जो एक फर्क है वो है अनुशासन। जी। बाकी हर काम जानवर वो करता है जो इंसान करता है, खाता पीता सब काम करता है, जी। लेकिन अनुशासन नहीं है उसमें। तो अनुशासन के साथ तो आपको रहना ही पड़ेगा। जी। आपको यकीन नहीं होगा कि शायद ही कोई मीटिंग ऐसी होती हो या कोई दिन ऐसा होता हो जिस दिन मैंने अपने बताए हुए समय से 5 मिनट पहले से सब चीजें नहीं की हो, जी। या मैं उस टाइम पर नहीं पहुंचा हूं। और मैं जीएलए यूनिवर्सिटी को भी उसी अनुशासन से चलाना चाहता हूँ जी। कि हर चीज प्रोसेस ओरिएंटेड हो और हर चीज डिसिप्लिन ओरिएंटेड हो। जी। अब आपका दूसरा सवाल, ये तो मैंने अपने बारे में बताया कि खराब लगता है। तो जैसे जैसे बड़े हुए, जी। मैच्योरिटी आई, समझ आई, जी। तो उस हिसाब से ये हुआ कि हाँ, मिसमैच है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था मैं, और उस वीडियो में बड़ी अच्छी बात कही कि स्कूल का मालिक हो सकता है कोई टीचर ना हो, जी। लेकिन वो टीचर से ज्यादा कमाता है। हम्म। मिठाई बनाने वाला शायद मिठाई बनाना ना जानता हो, लेकिन वो मिठाई बनाने से ज्यादा कमाता है। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी स्किल तो ये होनी चाहिए कि आप सारे स्किल वालों से काम करा सकें। जी। ये डिसिप्लिन अगर आप में है तो आपको परेशानी। तो क्या अभी आपको परेशानी आ रही है? बहुत मजा बहुत नहीं चला था ना। मैं नहीं लगा। तो वापिस आते हैं सर, मतलब जब स्टूडेंट अपने जीएलए से पास आउट होते हैं तो हम कैंपस प्लेसमेंट की हम बहुत बात करते हैं। तो उस समय स्टूडेंट एक दुविधा में रहता है हमेशा, क्या मैं एक अच्छी कंपनी को चुनूं जहां पे सैलरी कम है, या मैं एक अच्छी डेजिग्नेशन को चुनूं जहां पे सैलरी भी ज्यादा बट कंपनी नोन नहीं है? वो हमेशा दुविधा में रहता है। तो इस दुविधा का क्या सॉल्यूशन है? आज के टाइम पे बच्चे को कहाँ जाना चाहिए? स्टार्टिंग में अच्छी सैलरी की तरफ भागना चाहिए जहां पे कंपनी बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं किसी कंपनी का नेम नहीं ले रहा, या दूसरी तरफ जो कंपनी नोन नहीं है लेकिन सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है? मैं इसको अलग तरीके से रखता हूँ। सवाल बहुत अच्छा किया आपने। ये हम सब पर एक सा रूल नहीं लगा सकते। जी। ये बिल्कुल
इंडिविजुअल, जैसे अभी आपने एक प्रश्न पूछा था कि वो पिता का जॉब Business करे या अपना स्टार्टअप, जी तो मैं हूँ तो मैंने पिता का व्यापार ज्वाइन किया क्योंकि शायद मैं और वो एक जैसा सोच, जी है ना। अगर कोई और होता उसको लगता नहीं मैं टेक्नोलॉजी में जाना चाहता हूँ, जी ड्रोन में जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो अलग जाता। तो यहाँ पर क्या चीज है, जैसे स्टार्टअप्स, जी स्टार्टअप में अगर एक बच्चा शुरू में जाता है, ठीक है, सैलरी तो मैं बाहर रखता हूँ, 6 लाख और 12 लाख और 15 लाख, वो जी। इंपॉर्टेंट नहीं है, सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है एक बच्चे की काबिलियत, वो क्या समझ रहा है, वो बड़ी important है। अगर उसको लगता है कि मुझे अगले 3 साल के अंदर अंदर एंटायर लाइफ साइकिल देखनी है, जी तो स्टार्टअप इज मच मच बेटर फॉर एनीवन। जी अगर उसको लगता है कि नहीं मैं एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में ही काम करना चाहता हूँ, जी मैं एक बेहतर कोडर बनना चाहता हूँ जी या बेहतर टेक्नोलॉजिस्ट बनना, कुछ भी बनना चाहता हूँ, उसके लिए जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें प्रिंस जो आपने कहा, मेरे को ऐसा लगता है कि खुद की गिरेबान में झांकना चाहिए। जी ऑप्शंस तो बहुत हैं। जी अगर मैं जेएलए की बात करूं तो प्रिसाइजली मैं बता दूं, जैसे आपने प्लेसमेंट्स की बात करी, तो मैं हमारी टीम जो है वो लगभग 700-800 से ज्यादा कैंपसेस करवाती है। जी तो अगर जेएलए के बच्चे हैं तो और इंस्टीट्यूट्स को भी मुझे अंदाजा है कि वहां भी कैंपसेस हो रहे होंगे। जी तो बच्चों को ये नहीं समझना है हम्म, कि मुझे डेजिग्नेशन के पास जाना है या मुझे सैलरी के लिए जाना है या मुझे कंपनी बड़ी है या छोटी है, ये सब 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 अजीब सी बातें हैं। सच्चाई ये है, मुझे मेरे बारे में 17 17.5 साल की उम्र में पता चल गया था। मैंने एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि हम दुनिया से बात करते हैं, हम खुद से बात नहीं करते। एक बड़ी सुंदर कोटेशन है, इफ यू आर अलोन एंड फीलिंग बोर इट मीन्स यू आर इन अ बैड कंपनी। अगर आप अकेले हैं और खराब महसूस कर रहे हैं तो आप खराब कंपनी में हैं। सबसे पहले तो अपनी कंपनी अच्छी बनाओ। मैं आपको वादा कर रहा हूं, जिस दिन आप लोग खुद से बात करना शुरू कर देंगे ना, तो 95% क्वेश्चंस के आंसर आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, किसी किसी प्रीचर की जरूरत नहीं है, आपको इंटरनली आने शुरू हो जाएंगे। मैं जल्दी से अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। मेरे पास ऑप्शन होते कि मुझे आगे जाना है पढ़ने में या मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन लेनी है। वो जो अंदर से ठोस गाड़ी आवाज आई वो ये है कि मुझे दूसरा रास्ता चुनना है। और विश्वास मानिएगा, जिस दिन उस आवाज को मैंने सुना जो मेरी आवाज थी, मैं किसी के पास नहीं गया, कोई काउंसलर नहीं, कोई कोई प्रीचर नहीं, जैसे ही मेरे को वो आवाज आई, मैंने उस आवाज से अपनी आवाज को मैच किया और आज 25-26 सालों से मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ, चाहे 1% रोज बढ़ता हूँ। ऐसे ही आपको क्या चुनना है ये आप अपने आप से बात करके चुनिए। आपको लगता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के व्यक्ति हैं, तो आपके लिए स्टार्टअप से 3 लाख भी दे रहा है ना, आप 3 लाख के 30 लाख बना लोगे अगले 2 साल में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सही रास्ते पे चल। बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने बाहर की कुछ कंट्रीज़ में अपने कैंपस ओपन किए हैं। आपको क्या लगता है जब फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आएंगी, चाहे वो नॉर्थ में आए या साउथ में आए, तो जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है क्या उनकी तैयारी है वैसी कि उनके आई वोंट से कम्पीट करना, कि उनके जैसा एजुकेशन वो देती हैं, चाहे वो कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, क्या उस लेवल पे हमारी तैयारी है सच यूनिवर्सिटीज़ की? पूछिए तो मुझे लगता है कि अभी काम करना बाकी है। जी, और ये मेरी व्यक्तिगत राय हो मतलब ये सकती है। सबकी है। हाँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं जी। सभी की बात कर रहा हूँ। मैं तो इंडिया वर्सेस ग्लोबल की बात कर रहा हूँ। जी, तो मुझे लगता है कि कुछ एक यूनिवर्सिटीज को छोड़ दें जी, तो अभी काम करना बाकी है। जी, और ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर जिस तरह से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सबको वेलकम कर रहे हैं, जी, अगर ये आता है तो इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए चैलेंज है। अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं है। इससे कुछ फ़ायदा भी होगा? कंपटीशन बढ़ता है तो फायदा तो होता है। जी, कंपटीशन बढ़ेगा तो एक मन में, मैं डर तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक चिंतन होता है। जी, और चिंतन होता है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा तेज जागते हैं, जल्दी जागते हैं और थोड़ा सा तेज चलते हैं। ये फायदा डेफिनेटली होगा। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को ये कहीं न कहीं डर लग रहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएँगी तो शायद बहुत सारा नंबर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ। तो कहीं न कहीं इट मीन्स कि तैयारी अभी करनी हाँ, बाकी है। मतलब डर इसीलिए है कि वो तैयार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तैयार है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे सुबुगाहट आ रही है, जैसे न्यूज़ेस आ रही हैं, जैसे लोगों को पता चल रहा है, हुँ, तो मैं अभी जीएलए की बात कर लूँ 1 मिनट के लिए। तो जैसे एक ब्लेंड होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, एक ब्लेंड होना चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन का, एक ब्लेंड होना चाहिए एक्सपोजर का। उसके लिए काफी दिनों से तैयारी थी, लेकिन बहुत स्पीड अप हो गए हैं। जी, तो मुझे विश्वास है कि बाकी यूनिवर्सिटीज भी इस तरह का कर रही है। लेकिन हाँ प्रिंस, जो आपने कहा, अभी तैयारी में देरी है और तैयारी में समय लग रहा है और ये डर है। जी।
जैसे हमने देखा कि सर, जैसे अब मैं पंजाब से आता हूँ, तो पंजाब में एक ट्रेंड है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आफ्टर 10+2 कनाडा या चले ग्रेजुएशन कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। मोटिव कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, पीआर हो सकता है। लेकिन क्या ये सेम ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी है, या जो बिहार है या राजस्थान है, इन स्टेट्स में भी ये ट्रेंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बच्चा 12th के बाद बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने की सोचता है। यहाँ पंजाब में शुरू से जाना जाता है इस जी। बात के लिए। एंड जैसा आपने कहा कि मुझे भी रीजन नहीं मालूम है कि इट्स फॉर एजुकेशन और समथिंग एल्स, बट जी। यस दैट्स अ ट्रेंड। बट इन यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, नियर बाई स्टेट्स, बच्चा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपनी ही कंट्री से इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहा है। और अच्छी बात यह है कि अगर मैं जीएलए की बात करूं तो जीएलए में कम से कम 15 से 20 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं, जी और यूपी के तो मेजॉरिटी बच्चे हैं ही, जी जी और सबको जॉब्स मिल जाती हैं, मेजॉरिटी को जॉब्स मिल जी। जाती है। तो उनको कहीं भी बाहर जाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। क्यों जाता होगा सर बच्चा बाहर? वैसे ऐसे ही शायद पूछ लिया। शायद एक कभी कभी क्या होता है, एक चलन आ जाता है जी ना, कि उस गांव के सारे लोग सेना में हैं, उस गांव के सारे लोग पुलिस में हैं। जी तो कभी कभी ये चलन भी आ जाता है कि उस प्रांत के शुरू से चले आ रहे हैं, चलते आ रहे तो हैं वो लोग। फिर उसको में कोई भेड़ चाल के ना गलत हो जाएगा, लेकिन एक ट्रेंड हो गया है कि अब हमें कनाडा ही जाना है। पर वापस नहीं आते हैं। ये और ये एक दुखद ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, हम सब लोग कह रहे हैं कि जब आज हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, हिंदुस्तान सैलरीज दे रहा है, हिंदुस्तान रिस्पेक्ट दे रहा है, जी तो क्यों नहीं हिंदुस्तान को बढ़ाना चाहिए। अगर टॉप ब्रेन्स बाहर चले जाएंगे ब्रेन ड्रेन का जो तो फिर कैसे काम चलेगा। सही बात। अगर दूसरी तरफ देखें तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज व्हिच आर इन यूएसए, उनके टॉप सीईओज में देखें तो बहुत ज्यादा इंडियंस हमें दिखाई देते हैं। क्या ये उसका एक रीजन है, या फिर वो यहीं से पढ़ के गए हैं? हाँ, मतलब ये तो रीजन है ही। और आप देखिएगा कि अगर ब्रेन ड्रेन जो हम बात कर रहे हैं ये नहीं रुका और लोग जाते रहे, तो आज भी हिंदुस्तानी दिमाग जो है वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा सबसे टॉप पर है, लेकिन बहुतों से अच्छा है, और ये तो होना ही है फिर। लेकिन मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चे यहीं रुकें और यहीं ग्रो करें, यहीं कंपनीज बनाएं, यहीं स्टार्टअप्स लाएं, यहीं स्टार्टअप्स में ज्वाइन करें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।